सभी विद्यार्थियों का आज की इस खास लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और आज के इस लाइव क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। जो कि देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर बीएसटीसी में एक बहुत ही अहम और स्कोरिंग हिस्सा होता है। एकदम सही कहा आपने। जो भी विद्यार्थी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी आज की ये चर्चा एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ सवालों के रटे रटाए जवाब नहीं देंगे, बल्कि ऑप्शंस के पीछे छिपे हुए बाल मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य भी है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है, अगर आप लोगों को इस तरह का डिटेल विश्लेषण परीक्षा की तैयारी में मददगार लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो एक उम्दा शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल, विद्या बांटने से ही बढ़ती है, तो शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। हम शिक्षण अभिरुचि के बेहद महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 111 से 120 तक। मैं चाहूंगी कि सभी विद्यार्थी एक्टिव रहें और हर सवाल का जवाब खुद से सोचने की कोशिश करें। मैं भी यही सलाह दूंगा। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और हमारे साथ साथ चलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो नेतृत्व के गुण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 111। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण है। ऑप्शन ए वाक्पटुता, ऑप्शन बी उत्तरदायित्व बोध, ऑप्शन सी संवेदनशीलता, ऑप्शन डी पक्षपात रहितता। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये एक बहुत ही शानदार और थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। परीक्षा कक्ष में बच्चे अक्सर इसमें गलती कर बैठते हैं। हाँ, तो आप लोग आराम से सोचिए, लाइव चैट में अपना जवाब दीजिए। वाक्पटुता ज्यादा जरूरी है या कुछ और? चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरदायित्व बोध। बिल्कुल। देखिए, जो विद्यार्थी वाक्पटुता या बोलने की कला को चुनते हैं, हाँ। वे एक नेता और एक वक्ता के बीच का अंतर भूल जाते हैं। एक अच्छे लीडर में बोलने की कला होना या संवेदनशीलता होना, ये सब बहुत अच्छी बातें। हाँ, लेकिन सवाल में सर्वाधिक आवश्यक गुण पूछा गया है ना। एकदम सही, सर्वाधिक आवश्यक। मान लीजिए एक विद्यालय का प्रधानाचार्य बहुत अच्छा भाषण देता है स्टेज पर, बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन जब स्कूल का परिणाम खराब आता है या कोई संकट की स्थिति आती है तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है। क्या उसे एक सफल लीडर माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर तो उसकी वो बोलने की कला किसी काम की नहीं रही। यही बात है। बिना जिम्मेदारी लिए, यानी बिना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के, नेतृत्व सफल हो ही नहीं सकता। बाकी जितने भी गुण हैं, चाहे वो निष्पक्षता हो या संवेदनशीलता, वो सब इसी एक मुख्य गुण पर टिके होते हैं। मतलब एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी टीम की सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने से समझाया। चलिए अब समाज और शिक्षा के रिश्ते से जुड़े हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। इस प्रश्न के ऑप्शंस बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, प्रश्न है, सामाजिक न्याय की भावना विकसित करने का कौन सा सबसे प्रभावी तरीका होगा? ऑप्शन ए विभिन्न धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर इत्यादि के विद्यार्थियों से संपर्क करने के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय पर व्याख्यान देना, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय पर निबंध लिखने के लिए देना, ऑप्शन डी विद्यालय में सामाजिक न्याय एक बेकार मुद्दा है। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग खूब सोचिए। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में हम अक्सर भाषण देते हैं या निबंध लिखवाते हैं, तो क्या सच में उससे बच्चे कुछ सीखते हैं? वही तो, ऑप्शंस को प्रैक्टिकल नजरिए से देखिए, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विभिन्न धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर इत्यादि के विद्यार्थियों से संपर्क करने के अवसर प्रदान करना। देखिए, इस प्रश्न को हल करते समय हमें यह समझना होगा कि सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है जिसे ब्लैक बोर्ड पर लिखकर रटवाया जा सके। मतलब ये अनुभव की बात है, किताबों की नहीं। बिल्कुल। जो ऑप्शन बी और सी हैं, व्याख्यान देना या निबंध लिखवाना, ये बच्चों को विषय का किताबी ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन सच्ची समानता की भावना उनके अंदर नहीं ला सकते। और ऑप्शन डी जो है, वो तो पूरी तरह से नकारात्मक है। एक शिक्षक के तौर पर आपको उसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए। तो जब बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों के साथ खेलते हैं, बात करते हैं, तभी वो असल में न्याय और समानता सीखते हैं। जी हाँ, इसे ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहते हैं।
जब एक अमीर घर का बच्चा और एक गरीब घर का बच्चा एक साथ अपना टिफिन शेयर करते हैं या स्कूल के प्लेग्राउंड में एक टीम की तरह पसीना बहाते हैं, तो उनके बीच की सारी दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है कि समानता को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसे जीना सिखाना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो अनुशासन से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 113। अनुशासन को लेकर बच्चों में बहुत डर रहता है। ये सवाल उसी डर पर चोट करता है। विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, दोषियों का पता लगाना। ऑप्शन डी, हितकारी वातावरण उपलब्ध कराना। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुशासन सुनते ही दिमाग में हाथ में छड़ी लिए एक सख्त शिक्षक की छवि बन जाती है, लेकिन क्या वास्तव में अनुशासन का यही मतलब है? आप लोग सोचकर बताइए। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि गलती करने वाले को पकड़ना ही अनुशासन है। तो चलिए सही जवाब जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हितकारी वातावरण उपलब्ध कराना। यहीं पर एक शिक्षक का मनोवैज्ञानिक ज्ञान काम आता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विद्यालय कोई अदालत या जेल नहीं है, और न ही शिक्षक कोई पुलिस वाला है जिसका काम दोषियों को ढूंढना हो। मतलब ऑप्शन सी तो पूरी तरह से गलत हो गया। बिल्कुल। और रही बात सुरक्षा की, जिसकी बात ऑप्शन ए और बी करते हैं, वो महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन वो अनुशासन का मुख्य या अंतिम लक्ष्य नहीं है। तो हितकारी वातावरण यानी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा सकारात्मक, शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल तैयार करना जहां हर बच्चा बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात कह सके, सवाल पूछ सके। अनुशासन का अर्थ बच्चों की ऊर्जा को डंडे के जोर पर दबाना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को एक सही दिशा देना है, ताकि सीखने की जो प्रक्रिया है वो बिना किसी बाधा के बहुत ही सुचारू रूप से चल सके। बहुत ही शानदार नजरिया है ये। चलिए अब आज के डिजिटल युग के परिप्रेक्ष्य में अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। टेक्नोलॉजी आज के क्लासरूम का अहम हिस्सा बन चुकी है। उस पर यह बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षण और अधिगम के अनुभवों को बढ़ाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाना। ऑप्शन सी, छात्र सहभागिता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम को तय समय में पूर्ण करना। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आजकल हर शिक्षक पर सिलेबस पूरा करने का भारी दबाव होता है, तो क्या स्मार्ट बोर्ड लगाने का मुख्य कारण यही है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। आप लोग सोचिए कि एक क्लास में प्रोजेक्टर का असली काम क्या होता है? जल्दबाजी करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षण और अधिगम के अनुभवों को बढ़ाना। देखिए, जो भी शिक्षक या विद्यार्थी ऑप्शन डी को चुनते हैं, वे तकनीक को बस एक शॉर्टकट मान लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल, अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया तो सिलेबस को जल्दी पूरा करके क्या हासिल होगा? एकदम सही बात है। और ऑप्शन बी और सी यानी जागरूकता और सहभागिता, ये दोनों बहुत अच्छे बिंदु हैं, लेकिन ये प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। ये सेकेंडरी या द्वितीयक लक्ष्य हैं। असली उद्देश्य है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा प्रभावशाली बनाना, ताकि जो पढ़ाई है वो बच्चों के लिए रोचक और समझने में आसान हो सके। हाँ, मान लीजिए आप बच्चों को मानव हृदय की कार्यप्रणाली पढ़ा रहे हैं। आप चौक से बोर्ड पे चित्र बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 3D एनिमेशन के जरिए उन्हें हृदय को धड़कते हुए दिखाएंगे, तो उनका जो सीखने का अनुभव है वो कई गुना बढ़ जाएगा। जटिल विषयों को दृश्य माध्यम से सरल बनाना ही तकनीक का मुख्य लक्ष्य है। बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया आपने। तकनीक एक मददगार टूल है, कोई फास्ट फॉरवर्ड बटन नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे प्रश्न की ओर जो मूल्यांकन के तरीके पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 115। ऐसे प्रश्नों में शब्दों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। प्रश्न है, सतत मूल्यांकन के बारे में क्या सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है कि क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए, इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है। ऑप्शन बी, यह अध्यापक के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। ऑप्शन सी, इसके लिए मूल्यांकन की कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, इसका मुख्य उद्देश्य अधिगम में सुधार है। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सीसी यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का टॉपिक है। आप लोग देखिए कि इन चारों में से कौन सा कथन सीसी के सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है। हाँ, परीक्षा में ऐसे नहीं वाले सवाल बहुत फंसाते हैं। आराम से सोचिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है। जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं,
तो ऑप्शन बी, सी और डी में जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सही हैं। एक अच्छा शिक्षक रोज बच्चों को ऑब्जर्व करता है, वो ओरल टेस्ट, प्रोजेक्ट या खेलकूद जैसी कई तकनीकों का उपयोग करता है और इसका मुख्य लक्ष्य बच्चे की कमियों को सुधारना ही होता है। लेकिन ऑप्शन ए कह रहा है कि इसे केवल औपचारिक यानी फॉर्मल रूप से किया जाता है। जी हाँ, और यही कथन गलत है। औपचारिक मूल्यांकन का मतलब होता है पेन पेपर वाला टेस्ट, जिसके लिए पहले से एक डेट शीट दी जाती है, बच्चों को बिठाकर एग्जाम लिया जाता है। तो क्या सतत मूल्यांकन हमेशा ऐसे पहले से बताकर नहीं होता? बिल्कुल नहीं। सतत मूल्यांकन अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल तरीके से भी होता है। जब एक टीचर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अचानक कोई सवाल पूछ लेता है, या जब बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं और टीचर दूर से उनके व्यवहार को, उनके टीम वर्क को नोट करता है, तो वो भी मूल्यांकन का ही हिस्सा है। ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है कि असेसमेंट सिर्फ एक एग्जाम पेपर तक सीमित नहीं है, ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं मनोविज्ञान के एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न नंबर 117। इस प्रश्न के चारों विकल्प एक दूसरे से काफी मिलते जुलते लगते हैं। अब विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन ए अनुदेशन, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी शिक्षण, ऑप्शन डी मार्गदर्शन। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुदेशन, प्रशिक्षण, शिक्षण और मार्गदर्शन। आप लोग तय कीजिए कि इनमें से सबसे व्यापक और जरूरी शब्द कौन सा है एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। हाँ, ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, लेकिन एक ऑप्शन बाकी सब पर भारी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मार्गदर्शन। देखिए, इन चारों शब्दों का शिक्षा में अपना अपना अलग अलग महत्व है। अनुदेशन का मतलब है सिर्फ निर्देश देना कि क्या करना है और क्या नहीं। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, जो किसी खास शारीरिक या तकनीकी कौशल के लिए दी जाती है। और शिक्षण मुख्यतः स्कूल में दिए जाने वाले विषयगत या किताबी ज्ञान से जुड़ा है। बिल्कुल, लेकिन जब हम समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक विद्यार्थी केवल किताबी ज्ञान या ट्रेनिंग से जीवन में सफल नहीं हो सकता। उसे सही समय पर सही फैसले लेने, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने, करियर चुनने और समाज का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए मार्गदर्शन या काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। मतलब मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा छाता है जिसके नीचे शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों आ जाते हैं। हाँ, एक शिक्षक सिर्फ एक नक्शा नहीं देता, वो जीवन के हर मोड़ पर एक कंपास की तरह दिशा दिखाता है, और वही सच्चा मार्गदर्शन है। बहुत ही शानदार तुलना है ये कंपास वाली। चलिए अब एक ऐसी प्रैक्टिकल स्थिति पर विचार करते हैं जो हर शिक्षक के जीवन में कभी न कभी जरूर आती है। क्वेश्चन नंबर 118। छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए ऑप्शन ए संक्षिप्त में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से स्वयं का परिचय भी देने को कहें। ऑप्शन बी संक्षिप्त में अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करें। ऑप्शन सी विस्तार से अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करें। ऑप्शन डी उसकी मांग पर ध्यान न दे और पढ़ाना शुरू करें। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग खुद को एक क्लास में खड़ा महसूस कीजिए। एक नया बच्चा झिझकते हुए आपसे सवाल कर रहा है। आप उस पल क्या करेंगे? हाँ, एक नए स्टूडेंट के साथ पहली इंटरैक्शन बहुत मायने रखती है। सोचिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संक्षिप्त में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से स्वयं का परिचय भी देने को कहे। बिल्कुल। अगर एक शिक्षक ऑप्शन डी की तरह उस बच्चे को अनदेखा कर दे तो सोचिए उस बच्चे पर क्या बीतेगी। वो अपमानित महसूस करेगा और शायद पूरे साल उस क्लास से जुड़ ही नहीं पाएगा। और ऑप्शन सी की तरह अगर शिक्षक लंबी चौड़ी अपनी ही कहानी सुनाने लग जाए तो वो समय की बर्बादी है। एकदम सही। और ऑप्शन बी में संवाद सिर्फ एक तरफा रह जाता है। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि शिक्षक एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना संक्षिप्त परिचय दे और फिर प्यार से उस नए छात्र का नाम और उसका परिचय भी पूछे। इससे तो दोनों के बीच की जो झिझक है वो एकदम टूट जाती है, एक अच्छी रैपो बन जाती है। हाँ, इसे ही हम आइस ब्रेकिंग कहते हैं। इससे पूरी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण हो जाता है और वो नया बच्चा खुद को उस नई जगह पर सुरक्षित महसूस करने लगता है। एक शिक्षक का ये छोटा सा व्यवहार किसी भी विद्यार्थी के पूरे स्कूल जीवन का अनुभव बदल सकता है। बहुत ही अच्छी बात सीखी हमने यहाँ। चलिए अब शिक्षा के इतिहास और इसके दर्शन से जुड़े एक बहुत ही प्रसिद्ध सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। ये प्रश्न हर शिक्षक को अपनी उंगलियों पर याद होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे शिक्षा का एक बहुत बड़ा और गहरा दर्शन छिपा है। बताइए आप लोग। हाँ, कई बार लोग इसे प्लेग्राउंड समझ लेते हैं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों का बगीचा। जी हाँ, शिक्षण अभिरुचि में यह एक बहुत ही बुनियादी तथ्य है। किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है जिसे प्रसिद्ध जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया था। जर्मन भाषा में किंडर का अर्थ होता है बच्चे और गार्टन का अर्थ होता है बगीचा। और इसके पीछे फ्रोबेल की मुख्य फिलॉसफी क्या थी? उनका मानना था कि एक स्कूल बिल्कुल एक बगीचे की तरह होता है। बच्चे उस बगीचे के छोटे छोटे नाजुक पौधों की तरह होते हैं और जो शिक्षक है उसकी भूमिका एक माली की होती है। मतलब टीचर को एक माली की तरह काम करना है। बिल्कुल। अब देखिए, जिस तरह एक माली किसी पौधे की पत्तियों को खींचकर उसे जल्दी बड़ा नहीं कर सकता, वो बस उसे सही मात्रा में पानी, धूप और खाद देकर एक ऐसा माहौल देता है जहां वो पौधा खुद अपनी प्राकृतिक गति से फल फूल सके। वैसे ही शिक्षक को भी बच्चों के दिमाग पर जबरदस्ती ज्ञान थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्राकृतिक रूप से सीखने का एक सकारात्मक माहौल देना चाहिए। एकदम सही। हमें बच्चों को किसी कारखाने के प्रोडक्ट की तरह एक ही सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्कूल एक बगीचा और शिक्षक एक माली, बहुत ही सुंदर विचार है। चलिए अब हम आज के सेशन के हमारे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो भाषा विज्ञान से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 120। ये भी एक सीधा तथ्य आधारित प्रश्न है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। स्वर विज्ञान का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, शब्दावली। ऑप्शन बी, संदर्भ आश्रित नियम। ऑप्शन सी, व्याकरण। ऑप्शन डी, ध्वनि प्रणाली। अब आप बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? अक्सर बच्चे व्याकरण और स्वर विज्ञान को एक ही समझ लेते हैं। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और सही ऑप्शन चुनिए। हाँ, स्वर विज्ञान किससे जुड़ा हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्वनि प्रणाली। भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही स्पष्ट कॉन्सेप्ट है। स्वर विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहा जाता है, वो भाषा की ध्वनि प्रणाली का अध्ययन है। तो इसमें हम मुख्य रूप से क्या सीखते हैं? इसमें हम ये सीखते हैं कि हमारे मुंह से अलग-अलग ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती हैं और उनका सही उच्चारण कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो शब्दावली यानी वोकैबुलरी है और ऑप्शन सी व्याकरण है, जो हमें वाक्य बनाने के नियम सिखाता है। मतलब व्याकरण नियम है और स्वर विज्ञान सिर्फ ध्वनि का उच्चारण है। बिल्कुल। जब हम सिर्फ ध्वनि या उच्चारण की भौतिक संरचना की बात करते हैं तो वो स्वर विज्ञान होता है। और एक भाषा शिक्षक के लिए ये ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वो बच्चों को शब्दों का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण सिखा सके। ये जानकारी भाषा शिक्षण के नज़रिए से बहुत ही उपयोगी है। और इसी के साथ हमारे आज के इन 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं पूरा होता है। इन प्रश्नों के माध्यम से आज हमने विद्यालय में अनुशासन से लेकर बाल मनोविज्ञान और सतत मूल्यांकन तक की गहराई को बहुत अच्छी तरह समझा है। मेरा भी यही मानना है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं, चाहे वो नेतृत्व का उत्तरदायित्व हो या फिर किंडरगार्टन की फिलॉसफी, ये सब सिर्फ कोई परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक मजबूत नींव है। हाँ, ये वो बुनियादी सिद्धांत है जो भविष्य में एक साधारण व्यक्ति को एक बेहतरीन और एक आदर्श शिक्षक में बदलते हैं। विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों को केवल याद नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें अपने अंदर, अपने व्यवहार में पूरी तरह से आत्मसात कर लेना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। एक शिक्षक का जो सफर है वो कभी खत्म नहीं होता, वो तो जीवन भर सीखने वाला एक विद्यार्थी ही होता है। बिल्कुल, सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। और इसी वैचारिक यात्रा को जारी रखने के लिए इस लाइव सेशन को खत्म करने से पहले हम आप सभी के सामने सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस ये क्लास समाप्त होने के बाद जब आप एकांत में हो तो सोचिएगा कि एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कैसे विकसित करेंगे। और हाँ, इसका जवाब किसी किताब या इंटरनेट पर मत ढूंढिएगा, बल्कि खुद को उस क्लासरूम में खड़ा महसूस करते हुए अपने नजरिए से सोचिएगा। बिल्कुल, खुद के विचार सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो एक बार फिर याद दिला दें, अगर आज की ये वैचारिक क्लास और हमारा ये शिक्षक संवाद आप सभी को पसंद आया हो तो YouTube चैनल BST रैंकर्स जोन को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ इसे साझा करें जो इस परीक्षा की जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। अगली क्लास में हम ऐसे ही कुछ और बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक इसी तरह सीखते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। बिल्कुल, मुस्कुराते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।